कल आधार कोर्स यानी कि जो मुद्राओं का बेसिक कोर्स में लेती हूँ, वो लेते वक्त जल तत्व पढ़ाते हुए कहीं उसमें एक सेंटेंस उस कोर्स में मैंने जोड़ा हुआ है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि वो वाक्य जो रस से भरा हुआ होता है वो काव्य की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगा कि इस बार मैडम का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ वाक्यों से हटकर काव्य की श्रेणी में आना चाहिए। तो आज सुबह मैंने अपने सारे रस को अंदर से निकाल कर इस वाक्य को काव्य में बदलने की कोशिश करी है। मैडम का नाम हम लोग जब लेते हैं तो हमेशा उन्हें डॉक्टर नहीं पर वैद्य बुलाना ज्यादा पसंद करती हूँ। अब उनका जो पूरा नाम है वो कैसा है, वैद्य प्रज्ञा अक्कलकोटकर। अब सुनिएगा ध्यान से। वैद्य जो विद्वान है, आयुर्वेद में बसी जिनकी जान है। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि। अक्कलकोटकर यानी ये बुद्धि है जिनमें कूट कूट कर भरी। स्वभाव में सरलता जिनका अंदाज है। हम सभी स्टूडेंट्स के लिए वो बड़ी ही खास है। अपनी जेब में जिन्होंने ढेरों डिग्री, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स हैं छुपाए, सूरों को अपने गले में रख हमें धन्वंतरी स्त्रोत और कई भजन है सुनाए। आयुर्वेद विद्ध कर्म अग्नि कर्म से हमारी बीमारियों को भगाए। पढ़ाती हैं हमें कुछ ऐसे कि उस विषय से बस एक मोहब्बत सी हो जाए। एसिडिटी, कोरोना, हेयर फॉल, कोरोना कैंसर, पार्किंसन जैसी तकलीफों में शिष्यास के मेंबर्स को जीने की सही राह दिखाए। इटली, इजराइल, यूएसए, यूके, हॉलैंड, जर्मनी, केन्या जैसे देशों में भी जिन्होंने आयुर्वेद के झंडे हैं फहराए। विद्ध कर्म और अग्नि कर्म को जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य है माना। आइए सुनते हैं स्किन डिसीजेस पर इनके शब्दों का ताना बाना। ओवर टू यू मैम। My God, I didn't know that you are a poet also. I'm so happy and grateful. Always very happy. बहुत खुशी लगती है निशा जी का कुछ मेरे बारे में बोलती है। इसका मतलब मैं इतनी बड़ी वगैरह नहीं हूँ, मैं आप जैसी ही हूँ। उतना उनका बड़प्पन है कि वो मुझे ऐसा शब्दों से मुझे खुश कर देती है। एनीवे, सो थैंक यू सो मच निशा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन किसी भी टॉपिक या किसी भी आयुर्वेदिक लेक्चर का मैं हमेशा जो शुरुआत रहती है वो भगवान धन्वंतरी को वंदन करके करती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी को है कि प्लीज आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। नमामि धन्वंतरि मादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दित पाद पद्मम् लोकेशरारुग्भय मृत्युनाशनम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् शंखं चक्रं जलौकाम् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवना प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है आयुर्वेद और स्किन। मैंने जैसे कि टॉपिक के इंट्रोडक्शन में निशा जी को बताया था कि मैं क्या क्या कवर करूंगी, तो सोराइसिस, एक्जिमा, विटिलिगो, पिंपल्स, डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जीज एटसेट्रा। आज के लेक्चर में मैं छोटे छोटे रोगों के साथ अंत में सोराइसिस के बारे में बोलूंगी। स्किन का इंट्रोडक्शन मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि स्किन और सौंदर्य, स्किन और स्पिरिचुअलिटी, स्किन और बहुत सारे स्किन के पहलू हम देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा है
जिसकी त्वचा इतनी अच्छी है कि हमें उसे देख के प्रसन्नता आती है। एक जवान लड़की है कि जिसका फेस देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम पहले क्या नोटिस करते हैं? किसी भी व्यक्ति में हम पहले उसका स्किन नोटिस करते हैं। अगर वो स्किन थोड़ा सा अच्छा नहीं हो तो हम एक्सप्रेस नहीं करते कि अरे इसकी स्किन गंदी है, लेकिन हम किधर तो नोट करते हैं, क्योंकि स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? इसका उत्तर है हमारी स्किन, क्योंकि हमारे बाल, हमारे बोन्स, हमारे दांत, इनको छोड़ के अंदर और बाहर सभी जगह कौन है? स्किन है। मतलब बाहर की स्किन तो हमें देखती है, लेकिन अंदर भी हमारे स्किन ही रहती है, क्योंकि सभी ऑर्गन ये कवर्ड रहते हैं और दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्किन। तो इतनी बड़ी व्याप्ति स्किन की है, इसके लिए हमें स्किन का जो केयर है वो बहुत अच्छे से लेने की जरूरत होती है। हम लोग आयुर्वेद में मानते हैं कि हमारे शरीर में 3 एनर्जीज है कि जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। वो है वात, पित्त और कफ। इसको बोलते हैं त्रिदोष। हमारे शरीर में 7 धातु यानी बॉडी टिश्यूज रहते हैं, इसको धातु उसको बोलते हैं, बॉडी टिश्यूज इसका ट्रांसलेशन है। और वो 7 रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और हमारे शरीर में 3 मल रहते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो सॉलिड फीसेस रहते हैं, यूरिन रहती है, और घर्म यानी स्वेट ऐसा रहता है। इन सभी चीजों से स्किन का रिलेशन है। इसके लिए मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपसे बताने वाली हूँ। तो स्किन के बारे में हम जब सोचते हैं तो उसका हर एक पहलू हमें देखना चाहिए। तो पहले बोलती हूँ, मैं बोल रही थी कि हर एक चीज का माउस दोष धातु मल का स्किन से संबंध है। कैसा? तो जो एनर्जी 3 मैंने बोली है, वात, पित्त, कफ, तो उसमें प्रधान एनर्जी रहती है वात। वात माने क्या? गति हमारे शरीर में जिस दोष से है, जो दोष या जो एनर्जी हमारे मोशन और इमोशन से संबंधित है, उसको हम वात बोलते हैं। तो वात का स्किन से सबसे गहरा नाता होता है, क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय ऐसा हम स्किन को बोलते हैं, क्योंकि स्किन एक सिर्फ कवर नहीं है, स्किन एक ज्ञानेंद्रिय है, मीन्स इट्स अ सेंस ऑर्गन्स। और कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है? आंखें जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम सुगंध लेते हैं या श्वास लेते हैं, चौथा है जिह्वा यानी वाग इंद्रिय जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, और 5वां है स्पर्शनेंद्रिय जिससे आपको टच महसूस होता है। तो सभी इंद्रियों का कंट्रोलर होता है वात। तो इसी हिसाब से स्किन से वात का बहुत ही गहरा नाता है, और उसके बारे में थोड़ा ज्यादा मैं बाद में बात करने वाली हूँ। अभी इतना ही बोल देती हूँ कि किसी को कंसोल करना है, किसी को आश्वासन देना है, किसी से प्यार जताना है, तो हम क्या करते हैं? हर टाइम हम वर्ड्स नहीं यूज करते, हम सिर्फ टच करते हैं। तो इतना बहुत सेंसिटिव ये इंद्रिय होता है, सटल होता है। स्पर्श में भी आपको फर्क महसूस होता है, और जिसका स्पर्श अच्छा है वो भी आपको पता चलता है। तो इतना गहरा ये ज्ञानेंद्रिय है, तो इसका वात से बहुत अच्छा संबंध है। सेकेंडली, पित्त का इससे संबंध होता है, क्योंकि पित्त का एक प्रकार है भ्राजक पित्त जिसको हम बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द स्किन। तो भ्राजक पित्त ज्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम है, कम होता है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से पित्त का भी स्किन से बहुत गहरा नाता होता है। तीसरा जो दोष है उसको बोलते हैं कफ। तो कफ दोष का पहला जो धातु होता है उसको बोलते हैं रस, इससे बहुत गहरा नाता होता है, और रस इज एक्सप्रेस थ्रू स्किन। तो जिसका रस अच्छा है उसका स्किन अच्छा होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कफ इज ऑल्सो रिलेटेड विद स्किन। लेकिन सबसे गहरा नाता स्किन का होता है वो वात दोष से होता है। वात दोष है बहुत ही महत्वपूर्ण एंटिटी हमारे शरीर में होती है, इसलिए त्वचा भी बहुत से डिसीजेस का भी पता हमें त्वचा से लगता है, और ओवरऑल हमारी प्रकृति या हमारा हेल्थ कैसा है इसका पता हम स्किन से लगाते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति को बहुत से दिनों के बाद देखते हैं तो बोलते हैं, अरे आप इतना ब्लैकिश क्यों दिख रही हो?
तो जो उसकी मनस्थिति है वो स्किन में प्रकट होती है। हमेशा जो लोग सिक रहते हैं उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन कम हो जाता है या तो चेंज होता है। तो इसी तरह से स्किन हमारे आरोग्य का मिरर है। तो स्किन से हमें पता चलता है कि हमारा शारीरिक आरोग्य कैसा है। नहीं, मानसिक आरोग्य भी स्किन से हमें पता चलता है, क्योंकि जो स्ट्रेसफुल हम रहते हैं तो बहुत से बार हमें स्किन डिसीजेस होते हैं। तो इसी तरह से स्किन पे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का हम विचार स्किन से रिलेटेड हम कर सकते हैं। मैंने जो दूसरा बोला है कि हमारे शरीर में धातु होते हैं। धातु माने टिश्यूज। तो वो कौन कौन से होते हैं? रस माने ब्लड प्लाज्मा, रक्त माने ब्लड, मांस माने मसल, मेद माने फैट, अस्थि माने बोन, मज्जा माने नर्वस सिस्टम एंड शुक्र माने रिप्रोडक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। तो इससे हमारे शरीर में 7 टिश्यूज रहते हैं। तो इससे रस का बहुत गहरा नाता त्वचा में होता है, बिकॉज रस रिसाइड्स इन त्वचा। तो रस जैसा है वैसी त्वचा रहती है। आपका रस धातु अच्छा है तो आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहती है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहता है। अगर कोई स्किन डिस हो भी गया तो वो जल्दी से वो हम ठीक कर सकते हैं। तो इससे रस का संबंध स्किन से है। रक्त का भी स्किन से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि अगर रक्त बिगड़ गया तो नेचुरली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्किन और आपको फुंसी आती है, पिंपल्स आते हैं, आपको एलर्जीज आती है, आपको खुजली आती है। बहुत सारे ऐसा रक्त से बहुत गहरा नाता स्किन का है। तो हम बोलते हैं अगर आपका खून अच्छा है तो आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी रहेगी। तीसरा है मांस धातु, मसल्स। तो मसल्स भी मसल्स एंड स्किन आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ऐसा मानते हैं कि अगर हम दूध उबालते हैं तो बाद में क्या होता है, उसमें एक मलाई आती है ऊपर। तो मांस धातु का पचन होके उसमें जो मलाई आती है उससे स्किन बनती है। तो मांस धातु और स्किन का भी बहुत गहरा नाता है। मेद यानी फैट। अगर आपका फैट या मेद धातु अच्छा है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी ऑयली रहती है। ऑयली माने एक्सेस ऑयली नहीं, लेकिन अंक्चुअस यानी बहुत फुर्तीली या उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहता है। तो मेद धातु से भी नाता है स्किन का। उसके बाद में आता है अस्थि धातु। अस्थि धातु का डायरेक्टली स्किन से कोई भी नाता नहीं है। उसके बाद में आता है मज्जा धातु। मज्जा धातु मीन्स हमारे शरीर में जो नर्वस टिश्यू है उसको मज्जा धातु बोलते हैं। और उसका भी ज्यादा रिलेशन स्किन से नहीं होता, लेकिन ऐसा पाया गया है कि जिनका मज्जा धातु अच्छा रहता है उनका जो फेस होता है वो ग्लो होता है। जैसे कि हमारे सेंटली पर्सन्स रहते हैं, उनका मज्जा धातु अच्छा रहता है तो उनके स्किन में एक ग्लो आता है, उसको हम प्रभाव बोलते हैं। तो इससे स्किन का इसका नाता हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। शुक्र माने रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो शुक्र का और स्किन का बहुत गहरा नाता है। हमारी जो फेशियल स्किन होती है दैट इज अ सिंबल ऑफ शुक्र इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में अगर शुक्र अच्छा है तो आपका फेस इंप्रेसिव होता है इन टर्म्स ऑफ स्किन। तो शुक्र से भी बहुत गहरा नाता हमारे स्किन का होता है। स्किन और मल यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका भी गहरा नाता है। कैसे? हमें अगर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, हमें मोशन अच्छी नहीं होती तो हमारी स्किन बिगड़ जाती है, क्योंकि उससे जो टॉक्सिक पदार्थ है जो निकल जाने बाहर चाहिए वो बाहर निकल नहीं पाते, इसलिए वो स्किन पे अड़े रहते हैं और स्किन पे वो रिफ्लेक्ट होके हमें स्किन की बीमारी होती है। अगर हमारे शरीर से एडिक्वेट यूरिन बाहर नहीं जा रही तो भी स्किन का कलर चेंज होता है। और स्वेट यानी जो स्वेट या घर्म जिसको बोलते हैं, इसका तो बहुत ही अच्छा रिलेशन हमारे स्किन से होता है। क्योंकि अगर आपके शरीर से ये जो घर्म है या स्वेट है अगर वो बाहर नहीं जाता तो वो बहुत से स्किन डिसीजेस को जन्म देता है। आपको बहुत स्किन डिसीजेस हो जाते हैं। इसलिए जब स्किन डिसीज वाला आदमी हमारे पास आता है तो हम उसको बोलते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन है का, और सेकंड क्वेश्चन उसको पूछते हैं कि आपको पसीना कितना आता है, ज्यादा आता है, कम आता है, बिल्कुल नहीं आता। ऐसे हम प्रश्न पूछते हैं क्योंकि इससे डायरेक्टली स्किन का हमारा रिलेशन रहता है। स्किन डिसीज में स्किन जैसा ब्यूटी का जो स्थान है वैसे ही स्किन ये हमारे हेल्थ का मिरर होता है। जिसकी स्किन अच्छी होती है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है।
अगर आपको स्किन डिसीज हो या आपकी स्किन अच्छी नहीं हो तो उसके क्या कारण होते हैं। अभी मैं एक एक रोग के बारे में नहीं बोल रही, इन जनरल स्किन क्यों बिगड़ जाती है इसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। उसको आयुर्वेद में बोला जाता है हेतु, माने व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिसीज। अभी ये हेतु का बहुत ही महत्व क्यों है कि जब तक हम हेतु दूर नहीं करते तब तक वो डिसीज ठीक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खा रहे हो, उसकी वजह से आपको स्किन एलर्जीज आ रही है, तो अब स्किन एलर्जी आ रही है तो कोई दवा लेके आप वो एलर्जी करेक्ट कर सकते हो, लेकिन इफ यू कंटिन्यू ईटिंग दैट द सेम थिंग, इट विल कम अगेन एंड इट वोंट गो। तो हेतु जो है उसका बहुत ही महत्व है। जब तक के आप जो रीजन है वो आप टाल नहीं देते या रीजन खत्म नहीं करते, तब तक वो डिसीज आपको चिपका रहता है। इसलिए आयुर्वेद में हेतु जानना और वो दूर करना ये पहले नंबर की ट्रीटमेंट बताई गई है। तो अभी हम हेतु देखते हैं। हेतु क्या क्या होते हैं स्किन डिसीज के। पहला हेतु होता है विरुद्धान्न यानी खाना। Always remember there are 3 kinds of important things according to Ayurveda: the diet, behavior and अपने thoughts। इन सब का हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो हमारा अन्न बहुत सात्विक चाहिए, रेगुलरली आप खाना खाइए, आप ज्यादा नहीं खाइए, आप कम मतलब एडिक्वेट अमाउंट खाइए। इसके बारे में आयुर्वेद बताता है सभी डिसीजेस में, लेकिन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन डिसीजेस में आपको कोई हेतु या कोई रीजंस बताने जा रही हूँ, जिसमें से पहला है विरुद्धान्न। विरुद्धान्न का ट्रांसलेशन है इनकॉम्पिटेबल डाइट, माने 2 ऐसे अन्न पदार्थ जो इंडिविजुअली अच्छे हैं, लेकिन अगर एक साथ उनका सेवन किया गया तो उससे जो रिजल्ट आता है वो बहुत बैड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर के लिए दूध भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं, लेकिन एक्सेप्ट मैंगो, अगर दूध और फल हमने मिक्स करके खाए तो उसमें से जो रिजल्ट आता है वो बहुत बैड होता है, उससे हमारे स्किन डिसीजेस तैयार होते हैं। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ। पॉपुलरली हम महाराष्ट्रियन लोग खाते हैं शिकरण, माने के बनाना मिल्क शेक। तो मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ आप एक बनाना लो, उसमें दूध डालो और 1-2 घंटा उसको रहने दो। आप देखते हो कि 1-2 घंटा वो जब रखते हैं तो वो ऐसा स्टिकी और बहुत बैड कलर का, बैड ओडर का हो जाता है। तो अब अगर ये आप एक साथ खाते हो तो आपके पेट में भी वही होता है, जिससे हमारी पाचन यंत्रणा बहुत पूरी तरह से इफेक्ट हो जाती है अगर ये रिपीटेडली खाया गया तो। और उससे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं कि जो मल यानी फीसेस, मूत्र यानी यूरिन एंड पसीना से वो बाहर नहीं जाते, फिर भी वो बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्किन को अटैक करते हैं और स्किन में आपको कुछ तो रैशेस नजर आते हैं, या तो खुजली आती है, या तो कोई पानी भी नहीं आता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन देयर इज अ स्किन डिसीज, आपके शरीर में कोई तो टॉक्सिन्स है और उसके हेतु या कारण हमें ढूंढने चाहिए और उसका निराकरण हमें करना चाहिए, तभी हमारे स्किन डिसीजेस अच्छे होंगे। और ये हेतु भी बहुत दिन आपके शरीर में रहते हैं। हमारा शरीर इतना टॉलरेंट रहता है, हो सके तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर वो बाहर निकालता है फिर आप डालते हो, बाहर निकालता है फिर आप डालते हो, ऐसा हो गया तो एक पॉइंट में शरीर कुछ भी नहीं कर सकता और ये डिसीज स्किन पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो विरुद्धान्न हमें खाने नहीं चाहिए। कौन कौन से विरुद्धान्न मैंने बोले अभी? फ्रूट एंड मिल्क। दूसरा होता है मूंग की खिचड़ी और दूध, ऐसा लोग लेते हैं। मूंग की खिचड़ी अच्छी है, दूध अच्छा है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। दूध और दही अगर हमने मिक्स किया तो भी वो विरुद्धान्न हो जाता है। शहद और घी सम प्रमाण में लिया तो भी वो विरुद्ध हो जाता है। आप जिस प्रदेश में रहते हो उसमें अगर हीट ज्यादा है और अभी आप ऐसे पदार्थ खा रहे हो जिससे आपकी हीट बढ़ ही रही है, तो उसको भी विरुद्धान्न माना जाता है। तो आपको क्लाइमेट के हिसाब से भी खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विरुद्धान्न होते हैं। दूध और फिश, ये भी एक विरुद्धान्न है। दूध और सॉल्ट, ये भी एक विरुद्धान्न है। एक्सेस चीज खाना जिसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, जिसमें पनीर खाना जो फटा हुआ दूध होता है, तो ये जो टॉक्सिन्स है, तो अगर वो शरीर में आप बहुत फ्रिक्वेंटली डाल रहे हो तो एक लिमिट में शरीर उसको पचा नहीं सकता और वो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट हो जाता है।
तो वृद्धान्न के बहुत सारे बुरे रिजल्ट्स है। उसमें पहला है त्वचा विकार यानी स्किन डिसीज। तो आपको अपने खाने का तो बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। आपको समय पे खाना चाहिए, आपको जब भूख है तभी खाना चाहिए, वो भी बहुत पेट भर के ठूस ठूस के खाना नहीं है, थोड़ा सा एक दो निवाला कम लो, इससे अच्छा होता है। दूसरा होता है विषयुक्त आहार। अभी आप बोले कौन विषयुक्त आहार लेगा, ये जो तंदूरी का बर्न फूड होता है ना, वो काला पड़ा हुआ, तो ये विष ही है। और हम बड़े चाव से खाते हैं, तंदूरी चिकन खाते हैं, तंदूरी पनीर खाते हैं, जो भी मीट हम ऐसा वो वायर पे रोस्ट करते हैं और उसपे काले काले दाग होते हैं, स्मोकी बोलते हैं, वो हमारे शरीर के लिए विषवत है। तो वो कभी भी खाना नहीं चाहिए। हम प्रिजर्व फूड खाते हैं, हम स्टेल फूड खाते हैं। स्टेल मतलब जो बहुत दिनों पहले पका हुआ है। तो मेरे हिसाब से बिस्किट है ना, वो सबसे स्टेल फूड है, क्योंकि आपको पता नहीं वो कब बेक किया हो है, और आप चाव से हर रोज बिस्किट खाते हैं, तो वो भी एक स्टेल फूड है, वो भी शरीर पचा नहीं सकता। और हमारे शरीर में एक टॉक्सिन उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं आम। और आम ये बहुत सी डिसीजेस का रीजन होता है, इंक्लूडिंग स्किन डिसऑर्डर्स। तो ऐसा विषयुक्त अन्न भी हमें नहीं खाना चाहिए। जो फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, वो कैटेगरी इसमें आ जाती है। कभी कभी लोग टेस्ट के हिसाब से ही ज्यादा खाते हैं और हेल्दी खाने का उनका मन ही नहीं करता। हमेशा चटपटा तीखा बहुत सॉल्टी ऐसा डाइट वो लेते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हमेशा के लिए अच्छा नहीं रहता। वंस इन अ वाइल इज ओके, अदरवाइज ट्राई टू इट सात्विक भोजन, माने जो जिसमें ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट नहीं है, फिर भी ऑल 6 टेस्ट है, यानी मधुर यानी मीठा है, सावर यानी खट्टा है, सॉल्टी यानी नमकीन है, पंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट यानी कसेला है, तीखा है और कड़वा है। ये 6 टेस्ट हमारे डाइट में होनी ही चाहिए। हम लोग ज्यादा, हमें जो पसंद है स्वीट सावर सॉल्टी, यही ज्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखें सभी टेस्ट का अन्न हमें ग्रहण करना चाहिए। और अन्न है पूर्ण ब्रह्म, इस भाव से हमें अन्न खाना चाहिए, इस भाव से हमें पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को उसका उपयोग हो सके, वो हमारे शरीर का पोषण करे, न कि कोई डिसीजेस। ऐसा आहार के बारे में है। हो सके तो जब खाना बने तो इमीडिएटली खा लेना चाहिए, वो न कि ठंडा करके खाना चाहिए। और एक हमारी अभी आदत हो ये है, हम खाना बनाते हैं और जब खाते हैं तो माइक्रोवेव में गर्म कर देते हैं। माइक्रोवेव इज अ डेंजरस सब्सटेंस, डेंजरस अपैरेटस, और उससे शरीर उस पे रखा हुआ अन्न है वो विष जैसा होता है। तो फॉरेन कंट्रीज में अभी बहुत अलर्ट वो लोग हो गए हैं, और वो माइक्रोवेव का मिनिमम यूज करते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं। तो हम रोज हम करते हैं। और दूसरा हमारा स्टाइल होता है, दाल चावल बना लेते हैं, जब सभी आ जाते हैं तो एक बार और हम गर्म करते हैं। तो ये जो बार बार अन्न हम गर्म करते हैं, उससे उसका सत्व भी कम हो जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाता है, और वो उसका इफेक्ट शरीर पे अच्छी तरह से नहीं होता। इतनी छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखें तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है, नॉट ओनली फॉर स्किन डिसीजेस, फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। दूसरा स्किन डिसीजेस का कारण उन्होंने बोला है कि बहुत से टाइम हम क्या करते हैं कि किसी को कभी उल्टी आए ना, तो वो क्या करता है, वो दबा देता है, क्योंकि किसी को उल्टी अच्छी नहीं लगती, तो कुछ भी करके एंटासिड लगे या किसी से भी आप वो सप्रेस कर देते हो। इससे क्या होता है पता है, वो किधर तो और रिफ्लेक्ट होता है। तो कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरी एक बात होती है कि हमें अगर कोई लूज मोशंस हो गए, तो लोग इतने डरते हैं, 1-2 लूज मोशन होने के बाद वो लोमोटिल ले लेते हैं। तो क्या होता है, शरीर में जो टॉक्सिन है वो शरीर के बाहर नहीं जा पाता, और वो शरीर में ही रहता है, और वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो ये हमेशा याद रखें, जो नेचुरली हो रहा है वो 1-2 बार होने दो, उसके बाद में नहीं अगर रुका तो ही आप मेडिसिन लेना आपको जरूरी है। दूसरी चीज लोग करते हैं कि भोजन लेते हैं और रात को टहलने जाते हैं 1-1.5 घंटा, क्योंकि इससे वेट लॉस होता है, ऐसा बोलते हैं। कभी भी भोजन के बाद व्यायाम करना नहीं चाहिए, इससे हमारा खून बिगड़ता है। ये बात आपको पता नहीं है। बहुत से लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं और उसके बाद में स्नान करते हैं, इससे भी हमारा शरीर पाचन तंत्र बिगड़ता है।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप कर रहे हो तो आज से अवॉइड करो, ताकि आपको स्किन डिसीज या कोई और बीमारी न हो। जिन लोगों का अग्नि से ज्यादा संपर्क रहता है, यानी फायर से, जो लोग कुक करते हैं, शेफ या कोई भी लोग जिनका संपर्क अग्नि से ज्यादा होता है, उनका पित्त बढ़ जाता है, उनका रक्त बिगड़ता है और उनको स्किन डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इन लोगों को हाइपर एसिडिटी भी बहुत जल्दी हो जाती है, और बहुत से टाइम हाइपर एसिडिटी, if not taken proper care, that converts into a skin disease। तो ये हमें पक्का याद रखना चाहिए। जिन जिन कारणों से हमें इंडाइजेशन होता है, हमारा खाना अच्छी तरह से नहीं पचता, उससे भी स्किन डिसीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमेशा हमारा पाचन अच्छा रखना चाहिए। बहुत से लोग बाहर अगर गर्मी है तो अंदर आके फ्रिज खोलते हैं और पानी पीते हैं। ये जो एक्शन है वो विरुद्ध है, क्योंकि बाहर बहुत हॉट है और आप बहुत ठंडा पानी पी रहे हो। तो ये जो विरुद्ध आप कृति कर रहे हो, इससे आपकी स्किन बिगड़ जाती है। दूसरा है, कई कई लोग ठूस ठूस के खाते ही रहते हैं, पहला अन्न पचा नहीं है तो भी खाते हैं, इससे इंडाइजेशन होता है और स्किन डिसीजेस होने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं। जो लोग दिन में सोते हैं, उनके दोषों का इम्बैलेंस होता है, उनका पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, और इन लोगों को स्किन डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो याद रखें, दोपहर को सोना मना है। यदि आप पुणेकर भी हो तो भी 1 to 4 स्लीपिंग इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल बाय आयुर्वेद, एक्सेप्ट इस समर में आप सो सकते हो। कई लोग ज्यादा गुड़ खाने लगे हैं अभी, कि शक्कर अच्छी नहीं है तो गुड़ सब में डालते हैं, लेकिन याद रखें, गुड़ से हमारे शरीर में कृमियों की उत्पत्ति होती है और इसका असर हमारे स्किन पे होके हमें बहुत सारे स्किन डिसीजेस होते हैं, इंक्लूडिंग विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, या जिसको श्वित्र बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं मराठी में। ये भी बहुत ज्यादा गुड़ या बहुत ज्यादा दूध पीने से होता है। लोग बहुत ज्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इसका भी डायरेक्टली संबंध अग्नि से होता है और हमारा इंडाइजेशन होता है, और उससे आपको स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। आयुर्वेद ये बहुत ही स्पिरिचुअल साइंस है, तो इसमें हम पूर्व जन्मों को भी मानते हैं, हमारे कर्म अच्छे हो ऐसे भी मानते हैं। तो स्किन डिसीज में एक कारण बताया है, गुरु, माता, पिता, इनका अगर हम अपमान करते हैं तो आपको स्किन डिसीज होता है। जो स्किन डिसीज अच्छा ही नहीं होता, ठीक ही नहीं होता, इसके लिए कभी कभार ये हेतु कारण हो सकते हैं, क्योंकि जो हमें दिखता नहीं वो है नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये लिखा गया है, तो इसका भी हमें प्रायश्चित्त करना पड़ता है अगर आपकी स्किन डिसीज को आपको अच्छा रखना है तो इतने मैंने स्किन डिसीजेस के हेतु बताए हैं, यानी कि किससे स्किन डिसीज होता है। इससे सिंपल पिंपल्स से लेके ल्यूकोडर्मा तक कोई भी स्किन डिसीज होता है। दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ईच एंड ऑल स्किन डिसीज। स्किन डिसीज यूजुअली दो तरह के होते हैं, एक अक्यूट एंड दूसरा क्रॉनिक। मतलब एक नए उत्पन्न हुए और बहुत सालों से है, तो ऐसा माना जाता है जो नए उत्पन्न हुए हैं स्किन डिसीज, वो जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। जितने वो ज्यादा क्रॉनिक है, बरसों से रह रहे, तो उनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, और जितने जितने वो डीप जाते हैं उतनी उतनी उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत टीडियस होती है। कभी कभार वो ट्रीटमेंट से वो स्किन डिसीज ठीक नहीं हो पाता। एक और बात मुझे करनी है, हम जब खाते हैं तो हमारे मन की भावना कैसी हो, इससे भी वो अन्न हमारा अच्छा पचता है या नहीं, ये डिपेंड होता है। बहुत सारे लोगों को खाना खाते समय बहुत चिड़चिड़ करने की आदत होती है, हे छान नहीं झाला, मीन्स इट इज नॉट टेस्टी, व्हाई हैव यू डन दिस, आई डोंट लाइक दिस। तो ऐसे जो कमेंट्स करते हैं और वो जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनको स्किन डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वो स्किन डिसीजेस बहुत अच्छी तरह से ठीक भी नहीं पाते, क्योंकि उसका हेतु या कारण वो जो रोगी होता है उससे मन से होता है। जब चिड़चिड़ापन करते हैं तो उनका पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाने से उनका रक्त दूषित होता है,
और रक्त दूषित होने से उनको स्किन डिसीज होता है। तो जब स्किन डिसीज का आता है पर्सन, तो मैं इसके बारे में भी उनको बहुत अच्छे से पूछती हूँ कि आपका स्वभाव कैसा है, अभी बदला है क्या, टेंशन लेते हो क्या, क्योंकि स्किन का स्ट्रेस से भी डायरेक्टली संबंध रहता है। स्पेशली सोराइसिस, ये जो डिसीज है, या एक्जिमा, इसमें बहुत से टाइम आपके मन का स्ट्रेस का असर आपके स्किन पे होता है। मन इज अंडर कंट्रोल ऑफ वात, एंड वो जो स्किन है वो स्पर्शन इंद्रिय, वो भी वात का ही साइट है। तो इसके लिए मन से डायरेक्टली स्किन का संबंध रहता है। मैंने पहले ही आपको बताया, आपको किसी को सांत्वना देनी है तो वर्ड से देने के बजाय अगर आप टच करके, हक करके, या उसके पीठ पे हाथ रख के आप करोगे तो उसको वो ज्यादा समझ आता है, क्योंकि उसका डायरेक्टली संबंध स्किन का वात से और मन से होता है। तो इसके लिए स्ट्रेसफुल लाइफ हमें अवॉइड करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमें स्किन डिसीज ना हो, इसके बारे में मैं लेक्चर के अंत में आपको बोलने वाली हूँ। तो ये जो हेतु या कारण बताए, तो इससे हमारा रक्त, हमारा मांस दूषित हो जाता है, जो हमारे त्वचा पे रिफ्लेक्ट होता है, डायरेक्टली स्पर्शन इंद्रिय पे रिफ्लेक्ट होता है, और हमें स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं। सिंपल हम एलर्जी का एग्जांपल देते हैं। एलर्जी माने क्या कि कभी कभार क्या होता है, किसी भी वक्त या खाना खाने के बाद ऐसा हमारे शरीर पे इचिंग होने लगता है, और उधर खुजला या तो रेडिश कुछ तो आता है, और इसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो इसके लिए हम एलर्जी को दबाने के लिए कुछ तो खा लेते हैं, उससे वो एक टाइम के लिए ठीक होता है, लेकिन बार बार आता है। तो ये जो एलर्जी है उसका भी डायरेक्टली हमारे पाचन से संबंध होता है, और अगर पित्त अच्छा करके हम उसका पाचन संस्था उसकी अच्छी करें तो ये एलर्जी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है। बहुत से टाइम एलर्जी में अगर आपको दाह यानी बर्निंग सेंसेशन हो तो इसका डायरेक्टली संबंध आपके चिड़चिड़ेपन या आपके क्रोध से होता है। तो आपके मन पे कंट्रोल लाना इसके लिए बहुत जरूरी है। एक याद रखना है कि स्किन डिसीज आपको अगर ठीक करना है तो सिर्फ दवाइयां काम नहीं करती, दवाओं के साथ बहुत से टाइम पंचकर्म का यूज करना पड़ता है, और पंचकर्म के साथ पथ्य यानी क्या खाना और क्या नहीं खाना ये अच्छे से आपको पालना पड़ता है। नहीं तो अगर पथ्य नहीं किया तो स्किन डिसीज अच्छा होता नहीं। और पेशेंट क्या करता है, 25 दिन तक पथ्य करता है और 26वें दिन कुछ तो खा लेता है, और उससे वो सब इफेक्ट चला जाता है। तो स्किन डिसीज आपको अगर ठीक करना है तो लॉट ऑफ पेशेंस यू नीड, एंड यू हैव टू बी रियली वेरी डेडिकेटेड टू द थीम कि मुझे अच्छा होना ही है। हम ऐसा बोलते हैं कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं ना, उनको रोजी रोटी बहुत अच्छे से मिलती है। दोज डॉक्टर्स आर लकी, क्योंकि क्या है, स्किन डिसीज जल्दी ठीक नहीं होते तो उनको पैसा मिलता रहता है। स्किन डिसीज को इमरजेंसी नहीं रहती, इसके लिए डॉक्टरों को जगना नहीं पड़ता है, तो कूल प्रैक्टिस रहती है उनको डर्मेटोलॉजिस्ट की। ऐसा हम ऐसा बोलते हैं, मतलब विनोद से बोलते हैं, लेकिन दिस इज अ ट्रूथ दैट रियली इट टेक्स लॉट ऑफ डेज to get corrected because it is very deep seated pathology sometimes। और वो अगर पैथोलॉजी समझ में ना आए तो थोड़ा सा दवाई देके उस टाइम अच्छा होता है, फिर से आता है। ये हमने बहुत बार देखते हैं कि बार बार स्किन डिसीज आता है, क्योंकि आप जिससे वो स्किन डिसीज हुआ है वो अगर हेतु दूर नहीं करते तो वो बार बार आता है। और बहुत से बार जब ना बार बार आता है तो वो बहुत डीप सीट होता है, तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसके लिए हमें बहुत से टाइम पंचकर्म का यूज करना पड़ता है, और बार बार पंचकर्म करने के बाद ही ये स्किन डिसीजेस अच्छे हो सकते हैं। मैं बोल रही हूँ हो सकते हैं, होते हैं ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। ऑफ कोर्स न्यूली जो फॉर्म हुए हैं और जो सिंपल स्किन डिसीजेस है वो डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं अगर आप उसके ऊपर अच्छा उपचार करो तो। बहुत से टाइम ऐसा देखा गया है कि जिन जिन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ है, ये लोग क्या करते हैं पता है, एंटासिड लेके वो टाइम मतलब दे एंजॉय द मील, लेकिन बार बार एंटासिड लेने से हमारी पाचन संस्था बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है, और वो जो एसिडिटी है वो हमारे स्किन पे पहले ऐसा एलर्जिक करके रिफ्लेक्ट होती है, और बाद में उसका रूपांतर सीरियस स्किन डिसीज में होता है।
स्किन का संबंध हमारे हाइजीन से बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारा टॉवेल है, हमारी कंघी है, हमारे अंडरवेयर है, इसका हमें ख्याल रख के हमें स्ट्रिक्टली उसका हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा एक्सचेंज किया तो एक से दूसरे को स्किन डिसीज होने की संभावना रहती है। तो हमें पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छा रखना चाहिए। मेरी एक ब्यूटिशियन फ्रेंड है, वो हमेशा उसके क्लाइंट्स को बताती है कि आप अच्छी तरह से स्नान करें ना, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट की भी कम से कम जरूरत होती है और स्किन डिसीज भी कम होते हैं। और मुझे उसका बहुत अच्छे से मुझे आई एग्री विथ हर कि अगर आप अच्छे से स्नान करो तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन होता है और जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो कम से कम होते हैं। कई बार हमारे स्किन में फंगल इन्फेक्शन इसलिए होते हैं कि हमारा हाइजीन अच्छा नहीं रहता, हम अच्छे से साफ नहीं करते, बहुत जल्दी जल्दी स्नान करके बाहर आ जाते हैं। और एक मैं आपको पॉइंट बहुत ही सीरियसली बताने वाली हूँ कि आप सब लोग स्नान के लिए सोप का इस्तेमाल करते हैं, साबुन। कोई कोई लोग तो आयुर्वेदिक साबुन भी यूज करते हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं हम बेबी सोप यूज करते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है। कोई कोई लोग बोलते हैं यू नो वी यूज डव का हम वो फेस पैक सॉरी फेस वॉश यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे स्किन के लिए किसी भी सोप का अच्छा असर होता नहीं। So if you want to have a good skin, stop using soap. This is a very bold statement, but I'm again repeating it. Stop using soap. आप स्नान करते समय उपटन का उपयोग कीजिए, बेसन जो होता है उसका उपयोग, ग्रीन ग्राम फ्लोर का उपयोग करिए, मसूर दाल का उपयोग कीजिए, आपको जो लगे। बाकी नेचुरल जो हर्ब्स है उसका उपयोग करके आप अपना शरीर साफ सुथरा रख सकते हो। सोप मे बी फॉर द जेनिटल्स यू कैन यूज वेरी माइल्ड सोप, बट दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी इफ यू टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग इतने फॉर्चुनेट है कि हमारे देश में एक फ्रूट मिलता है, उसका नाम है आंवला। अभी उसका सीजन चालू हो गया है, तो आंवला फ्रूट का ड्राई करके हम पाउडर बनाते हैं, उसको बोलते हैं आंवला पाउडर या आंवला पाउडर। उसका अगर आप हर दिन स्नान करोगे तो आयुर्वेद बोलता है आप 100 साल जियोगे, अच्छा जियोगे, स्वस्थ जियोगे और आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। तो जिन किसी को अपनी स्किन अच्छी रखनी है, आपको यंग दिखना है, तो वो आज से ही आंवला पाउडर से स्नान करना शुरू करो, न कि सोप से। क्योंकि क्या होता है, सोप जो है ना वो स्किन को ड्राई करता है, वो डीपली आपका मॉइस्चर बाहर खींचता है और आपकी स्किन डल होने लगती है, आपका एजिंग ज्यादा होता है, आपको रिंकल्स पड़ते हैं। तो और आपके अंदर का जो स्नेह होता है वो खींच लेती है। और स्नेहमयम पुरुष, हम लोग किसके लिए जीवित हैं, हमारे में स्नेह है, यानी कि ऑयली प्रोडक्ट है, इसके लिए हम अच्छे लगते हैं, जूसी लगते हैं, नहीं तो हमारा हम ड्राई ड्राई हो जाते हैं। तो जो भी लोग मुझे मेरे क्लिनिक में मुझे डेबिलिटी है या मैं बहुत थक जाता हूँ, उसको मैं बोलती हूँ कि हमेशा तेल लगाना है, अभ्यंग करना है, जिसके बारे में अभी मैं उसका जिक्र करने वाली हूँ। तो एक तो मैंने बोला सोप नहीं यूज करना है, दूसरा बोला आंवला पाउडर यूज करना है, और स्नान से पहले किसी भी ऑयल का मसाज अगर आप करते हो तो आपकी स्किन 100 साल तक बहुत अच्छी रहती है। और उसके और भी ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि आपका विजन भी अच्छा रहता है, आपको आपकी शक्ति या ताकत भी बढ़ती है। लेकिन अभी मैं अभ्यंग और स्किन का या हेल्थ के बारे में ही बोलूंगी। तो अगर आप रेगुलरली इफ यू आर मसाजिंग योरसेल्फ विद मेडिकेटेड ऑयल और एनी अदर ऑयल, देन आपकी स्किन बहुत अच्छी उसका स्वास्थ्य रहता है। अगर बाय चांस कोई स्किन डिसीज हो भी गया तो भी वो जल्दी ठीक होता है। तो इसके लिए हमेशा अभ्यंग यानी सेल्फ मसाज करना चाहिए, साबुन का उपयोग छोड़ देना चाहिए। उपटन या आंवला पाउडर आप लगाते हो तो आपकी स्किन का टोन भी बढ़ जाता है, आप ग्लो करते हो और आपके स्किन डिसीजेस अच्छे होने लगते हैं। एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो फेस होता है ना, उसमें जो पिंपल्स आते हैं उसके बारे में अभी भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि वे पिंपल्स में पहला लेना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक जो यंग पर्सन है उसको पिंपल्स के बारे में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अप टू 25 पिंपल्स आ जाते हैं। तो हमारा देश है ना वो उष्ण कटिबंधीय यानी हॉट क्लाइमेट कंट्री है,
तो मैं हमेशा यंग लोगों को बोलती हूँ कि दिन में 3-4 बार या 5-6 बार आप सिर्फ ठंडा पानी आपके चेहरे पे लेते हो ना, तो भी पिंपल्स की टेंडेंसी कम हो जाती है। क्योंकि पिंपल कब आते हैं, जब चेहरे का टेम्परेचर बढ़ता है तभी पिंपल्स आ जाते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक आप यूज कर सकते हो। साबुन बंद करना है, आपका चेहरा ज्यादा टाइम तक धोना है, और कोई कोई मेडिसिन के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ऐसा ही विषय निकला तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठंडे पानी से हम अगर हमारा जो फेस है 2-3 बार धोए तो हमें फ्रेश भी लगता है, और कोई भी स्किन डिसीजेस हमारे चेहरे पे नहीं आते। ये जो हुआ है वो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। तो उसके बाद में मैं अभी एक एक डिसीज के बारे में आपको बोलती हूँ। पहले ही मैंने शुरुआत की, तो पिंपल्स का ही हम लेते हैं। पिंपल्स क्यों आ जाते हैं, तो अप टू 25 हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये शुक्र मतलब ये सेक्स ऑर्गन्स ये मेच्योर होते हैं, उसका वो टाइम रहता है, और उसका स्थान है चेहरा। तो चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। इसके लिए चेहरा धोना भी जरूरी होता है, और पिंपल का बहुत से टाइम कारण होता है कॉन्स्टिपेशन या जंक फूड। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम रात को दूध में घी ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, कोई भी आपको जो सूट करे। इससे आपका अगर कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है तो आपके पिंपल्स कम होते हैं। पिंपल्स के लिए हम एक और टेक्निक यूज करते हैं। अगर आयुर्वेद के डॉक्टर के पास आप गए तो एक लीच होता है। मैंने पहले जो प्रार्थना बोली तो उसमें मैंने वर्णन किया था कि धन्वंतरी जी के हाथ में क्या है, जलौका है। जलौका माने लीच। इट्स अ स्मॉल लाइक इंसेक्ट। वो हमारे जिधर भी अफेक्टेड एयर उसको वो बोलते हैं, और वो जलौका बहुत ही होशियार प्राणी रहता है। तो वो क्या करता है, वो दूषित रक्त पी जाता है, और आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो मेरे पास बहुत से रुग्ण हैं जिनका प्री और पोस्ट मैं फोटो ग्रुप पे भी शेयर करूंगी, अगर कोई ग्रुप बना है तो। बहुत ही डिफरेंस ये जलौका से आता है। जो पेट में 6-6 महीने आप मेडिसिन लेते हो तो भी वो फर्क नहीं लगता, वो जलौका से आ जाता है। पिंपल्स के लिए हम लेप का भी यूज करते हैं। तो स्किन डिसीजेस में एक्सटर्नल और इंटरनल ऐसे 2 ट्रीटमेंट्स हम देते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ लेप। लेप यानी हर्बल पेस्ट का एप्लीकेशन। तो ये लेप सिंपल मिल्क का लेप हो सकता है। ऐसा मिल्क चेहरे पे मसाज करके भी आप चेहरा धोगे तो ग्लो होता है। नहीं तो मिल्क में थोड़ा सा केसर यानी सैफरन डाल के अगर उसका लेप किया तो भी बहुत अच्छा ग्लो होता है। पिंपल के लिए हम धनिया का पाउडर रहता है ना, उसका भी हम लेप देते हैं। या तो सारी व मंजिष्ठा ऐसी कोई वनस्पति रहती है, उसका भी लेप हम हमारे चेहरे पे लगाते हैं, तो उसका असर पिंपल पे बहुत अच्छा होता है। पिंपल के साथ ही 2 प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो है हमारे स्किन पे थोड़े खड्डे बन जाते हैं, ऐसा इरेग्युलर स्किन होती है। इसके लिए कुमकुमादि तेल करके एक रेडीमेड प्रोडक्ट आता है जो केसर से बना हुआ होता है। तो रात को वो अगर कुमकुमादि तेल आपने बनाया तो जो इरेग्युलर चेहरा है वो बहुत अच्छा स्मूथ हो सकता है। और भी एक हम यूज कर सकते हैं, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू हर्ब्स, जैसे नीम का पत्ता है, सारी व मंजिष्ठा, उशीर। ये कमर्शियल प्रिपरेशंस भी होती है, और कोई कोई 4-5 वनस्पति उसका एकत्र करके उसमें हल्दी भी रहती है, तो उसका लेप लगाते हैं तो स्किन ग्लो होती है, पिंपल्स चले जाते हैं। बहुत से लोगों को पिंपल के साथ एक और प्रॉब्लम आता है, वो है डार्कनिंग डार्क सर्कल्स अंडर द आई, या नेत्र के आजू बाजू ऐसा डल स्किन होता है, या होठों का ऐसा कालापन आ जाता है। इसके लिए भी कुमकुमादि तेल का बहुत अच्छा यूज होता है। बहुत से टाइम लोग मुझे पूछते हैं कि ये जो मेरे अंडर आई ब्लैकनेस है वो जाता ही नहीं। तो अंडर आई जो होता है ना, उसके कारण बहुत वेरिड है। हेरिडिटरी भी होता है, कई कई लोगों में कि मदर में है टेंडेंसी तो वो हो जाती है। और ये जो डार्कनिंग अंडर आई का ब्लैक है वो मज्जा विकृति का भी लक्षण हो सकता है, कोई और डिसीज के
वास्ते भी वो आया होता है, तो हमें वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बहुत से टाइम स्ट्रेस की वजह भी ये अंडर आई आते हैं, तो जब तक हम स्ट्रेस नहीं मैनेज करते अंडर आई ब्लैकनिंग मैनेज नहीं होता। किन किन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये आ सकता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन आपको दूर करने की जरूरत होती है। कई लोगों को आयरन डेफिशिएंसी, मतलब को आयरन वो लेते हैं लेकिन वो पचा नहीं सकते, इसके लिए भी वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें देखना पड़ता है कि किसके लिए हमारे आईज के नीचे ये डार्क सर्कल्स आ गए हैं, और उसी हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उसको आता है। अभी सभी महिलाएं मुझे थैंक करेगी, क्योंकि सभी महिलाओं को गोरा कलर चाहिए होता है, हमें गोरा कर दो। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल रेमेडी बता रही हूँ। आप मंजिष्ठा चूर्ण लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, मंजिष्ठा पाउडर रेडीमेड मिलती है, उसमें दूध डालिए और उसका आपके चेहरे पे लेप करिए, उससे भी आप गोरे हो सकते हैं। दूसरा है, बादाम का तेल हमें रेडीमेड मिलता है, किसी भी ऑयल के शॉप में वो मिलता है। तो जिन किसको बहुत फेयर स्किन चाहिए उनको हम बोलते हैं कि आप भोजन करना शुरू करो, बीच में आधा चम्मच बादाम का तेल ले लो और आपका भोजन फिनिश करो। इसी तरह से अगर बादाम का तेल हम खाते हैं तो उससे भी हमारी स्किन, हम गोरे होते हैं। और रात को अगर हिरडा पाउडर यानी हरी तकी उसको बोलते हैं, वो अगर गर्म पानी के साथ ली जाए तो 7 या 10 दिन में आपको पता चलता है कि आपका वर्ण अच्छा हो रहा है, फेयर हो रहा है। क्योंकि इससे मतलब वो वर्ण बदलता नहीं, लेकिन जो ब्लैकिश टिंज हमारे शरीर पे आती है वो उससे कम हो जाती है और आप फेयर महसूस करते हो, आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाता है। तो ये सौंदर्य के लिए ये मैंने आपको टिप बताई है। बहुत से लोगों को एलर्जी की वजह से भी पिंपल्स या ऐसा हो जाता है, तो हमेशा याद रखिए जिन जिन लोगों को एलर्जी रहती है उनको गाय का घी ज्यादा खाना चाहिए। ज्यादा मतलब 20 ml तक अगर आप गाय का घी खाते हो तो इट हैज गॉट अ विषघ्न यानी एंटीटॉक्सिक प्रॉपर्टी। अगर आपको बहुत जंक फूड खाने की आदत है तो अभी वो अभी से छोड़ दे और गाय का घी खाने लगे तो आपका स्किन का कलर या स्किन टोन अच्छा हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम्स में और एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम पादादारी बोलते हैं, माने कि क्रैक्ड हील्स। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल रेमेडी है, हम जो कोकम या रातांबा बोलते हैं उस कोकम का तेल रेडीमेड मिलता है। तो कोकम तेल इस नाम से ही मिलता है, ऐसा बहुत क्या बोलते हैं गाढ़ा रहता है ये ऑयल। तो वो गरम करके अगर हम वो हमारे क्रैक्ड हील में वो डालें तो उससे वो हील्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। बहुत से लोगों को डिटर्जेंट की एलर्जी रहती है, उसके वास्ते उनके हाथ में भी वैसे क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसके लिए भी हाथ को अगर ये मला तो भी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिन जिन को डिटर्जेंट की एलर्जी होती है इन लोगों को याद रखना चाहिए कि हर एक को डिटर्जेंट की एलर्जी नहीं रहती। आपको क्यों है? क्योंकि आपका पाचन अच्छा नहीं है, तो आपको डाइजेशन ठीक करना है। आप क्या खा रहे हैं उसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है, तभी आपका तभी आपका स्किन डिसीज अच्छा होता है। एक और मैं चीज बताना चाहती हूँ, बहुत से टाइम ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को एस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, उनको स्किन डिसीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अस्थमा की दवा से अस्थमा तो ठीक होने लगता है, लेकिन हमारे जो लंग्स होते हैं इसमें कुछ विषद्रव्य कलेक्ट होने के चांसेस होते हैं और बाद में जो विषद्रव्य है वो स्किन की तरफ मूव हो जाते हैं और वो स्किन डिसीजेस लाते हैं। तो ऐसा बहुत से टाइम कॉम्बिनेशन में एस्थमा भी है और स्किन प्रॉब्लम भी है, ऐसा देखना पड़ता है। तो उस टाइम बहुत अच्छे से पैथोलॉजी समझ के डॉक्टर को ट्रीट करना पड़ता है। इन शॉर्ट सभी दोषों का ख्याल रखना पड़ता है, वात अच्छा रखना पड़ता है, पित्त अच्छा रखना पड़ता है, कफ मेंटेन करना पड़ता है, रक्त की क्वालिटी अच्छी हो तो भी तभी स्किन डिसीजेस अच्छे हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बात करने वाली हूँ विटिलिगो से। विटिलिगो माने श्वित्र उसको बोलते हैं, कोड़ मराठी में बोलते हैं। तो विटिलिगो जो होता है तो अगर वो नया है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत से बार आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब लोग आते हैं तो वो बहुत सालों से वो बीमारी रहती है। तो इसका बहुत अच्छे से हेतु का ढूंढना
नेसेसरी होता है। बहुत से टाइम वर्म या पेट में जो कृमि होते हैं उससे ये रिफ्लेक्ट होता है, तो बहुत अच्छे से हमें कृमि की चिकित्सा कर देते हैं, तो ये जो व्हाइट पैचेस है वो कम होने लगते हैं। कई बार हमारा कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन अगर कम हो गया हो और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, तभी ये विटिलिगो के पैचेस आते हैं। तो हमें अच्छे से मेडिसिन देके ये अच्छा करना पड़ता है। विटिलिगो ये जो बीमारी है वो बहुत से बार कोई देयर आर डिफरेंट रीजंस, जैसे कि मैंने बताया कि आयुर्वेद हमेशा कार्मिक रीजंस भी ढूंढता है। तो विटिलिगो में कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी ये असर होता है, और वो कर्म का क्या उसका इलाज करना है, इसके लिए भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको बताते हैं। विटिलिगो ज्यादा अच्छा हो, मतलब इट्स नॉट इजी डिसीज टू ट्रीट। जैसे कि मैंने पिंपल्स बोला, क्रैक बोला, एलर्जी बोली, वो अच्छे से ठीक होता है। लेकिन विटिलिगो है, सोराइसिस है, वो ठीक होने में बहुत टाइम लेता है, कभी कभार वो ठीक भी नहीं होता। दिस यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर। ऐसा ऐसा दावा नहीं कर सकता, अरे मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। हम प्रयास कर सकते हैं, पेशेंट जैसा रिस्पॉन्ड करता है उसी तरह से वो ठीक होता है, नहीं ठोका वो ठीक होता, वो उसके उसके ऊपर होता है, क्योंकि उसको बहुत ही उसके डाइट का, उसके बिहेवियर का ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत से टाइम ये यंग लोग होते हैं, वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद में वो पंखे के अंदर, पंखे के नीचे खड़े रहते, क्योंकि उनको बहुत गर्मी होती है। तो ये विरुद्ध होता है, इससे स्किन डिसीजेस बढ़ते हैं। तो जिम में एयर कंडीशनड जिम इज नॉट अ गुड कंसेप्ट, क्योंकि आपको व्यायाम से पसीना आना मांगता है, और वो एसी में नहीं आ पाता, और आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो। एनीवे, सो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मेरे हिसाब से अगर आपको व्यायाम करना है तो वो खुले वातावरण में करें। जब आपको पसीना आने लगे तो आप व्यायाम स्टॉप करें। इसी तरह से अगर हर रोज आप व्यायाम करते हो तो आपके स्किन का भी ख्याल आप रख सकते हो। स्किन में जैसे मैंने बताया कि बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में वो रिफ्लेक्ट स्किन पे होते हैं, क्योंकि स्किन और मन का बहुत गहरा संबंध है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, जिन लोगों को बहुत बुरे मानसिक विकार है, उनकी स्किन बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेरे पास एक लड़का है, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसके स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। मैं 1 साल से प्रयत्न कर रही हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि माइंड सेट उसका चेंज नहीं हो रहा। तो इतना डीप जाके ही हम स्किन में कुछ बदल ला सकते हैं। एक और बात मैं आपको बोलना भूल गई हूँ कि आहार में स्किन के लिए मैंने बाकी तो बोल दिया, लेकिन दही का सेवन ये बहुत से टाइम स्किन को बिगाड़ता है। दही ये बहुत गुरु होता है, मतलब डाइजेशन के लिए हेवी रहता है। और अगर आप रात के समय दही खा रहे हो, दही के साथ पोहा खा रहे हो, दही के साथ चावल खा रहे हो रात के समय, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके वास्ते आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जो फर्मेंटेड फूड बोलते हैं उसका भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करना स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, जैसे कि इडली डोसा, once in a while it is okay, but otherwise it is not good for your skin for sure. सब्जेक्ट निकला ही है तो स्मोकिंग और अल्कोहल, इससे स्किन डिसीज में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उससे पित्त बिगड़ता है तो रक्त बिगड़ता है, और रक्त ये स्किन को बहुत बड़ा ब्लड सप्लाई होता है। अगर रक्त बिगड़ जाता है तो डेफिनेटली स्किन सफर होते हैं। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि हमें हमारे पित्त दोष का, यानी हमारे मेंटल स्टेट का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहुत से लोग जो एम्बिशियस होते हैं उनमें भी स्किन डिसीजेस आते हैं, क्योंकि उससे उनका पित्त और रक्त बिगड़ा हुआ होता है। एक बहुत सिंपल त्रिफला चूर्ण करके जो होता है, अगर रात में वो लिया जाए तो वो मलावष्टंभ यानी कॉन्स्टिपेशन भी कम करता है, और उससे स्किन डिसीजेस अच्छे होने में बहुत अच्छे मदद होती है। मैं पर्पसली ट्रीटमेंट के बारे में ज्यादा आपको बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप सेल्फ डॉक्टर मत बनो। सिर्फ अच्छे हैबिट्स डालो ताकि आपको स्किन डिसीज न हो। अगर छोटा मोटा स्किन डिसीज है तो वो अच्छा हो जाता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना ये बहुत अच्छी बात रहती है। बहुत से टाइम जब
बहुत स्ट्रेस होता है कि वो मैनेज ही नहीं कर पाते, ऐसा कुछ हो, तो आयुर्वेद में पंचकर्म का यूज आप स्किन डिसीजेस में कर सकते हो। पंचकर्म में जो विरेचन होता है यानी पर्गेशन, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट स्किन डिसीजेस के बारे में होता है, यानी कि पेट साफ करने की दवाई देनी है। वमन का भी यूज होता है, माने कि किसी किसी पर्सन को वॉमिटिंग कराना पड़ता है, जब ये जो सीजन चल रहा है उसमें वमन का भी अच्छा रिजल्ट आता है। स्पेशली जो क्रॉनिक स्किन डिसीजेस है उसमें वमन, विरेचन और रक्त मोक्षण यानी खून निकालना, ये जो पंचकर्म बताए गए हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सिर्फ पंचकर्म बहुत ही एक्सपर्ट के अंदर करना पड़ता है। पंचकर्म एक्सपेंसिव रहता है, पंचकर्म के लिए टाइम आपको देना पड़ता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं। विशुद्ध रक्त यानी कि बहुत अच्छा रक्त इज अ सिंबल ऑफ गुड स्किन, ये हमेशा याद रखना है। स्किन में गड़बड़ है मतलब आपके खून में गड़बड़ है, और खून में गड़बड़ है मतलब वो खून गर्म हो गया है। तो गर्म हो गया है तो आपको ठंडा रहना पड़ेगा, ठंडा खाना पड़ेगा, सात्विक रहना पड़ेगा, अच्छे विचार भी करने पड़ेगा। विचारों का हमारे त्वचा या स्किन पे बहुत अच्छा असर होता है। अगर आपके विचार अच्छे हो तो स्किन डिसीज आपका जल्दी ठीक हो सकता है। बहुत से बार पाया गया है कि आप पर अगर आप जेलस हो तो इन लोगों को ज्यादा पिंपल्स रहते हैं, क्योंकि जेलसी से पित्त बढ़ता है और पिंपल्स आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। मैं एक सिंपल रेमेडी बताती हूँ कि रात के समय अगर सिर्फ गर्म पानी आधा कप आप पी के सो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और स्किन डिसीजेस में अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम जो स्नान करते हैं इसमें अगर कुछ पत्तों का हम पत्ते डाल दे स्नान के पानी में तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि तुलसी के पत्ते आप पानी में डाल सकते हो, कड़ू नीम के पत्ते आप पानी में डाल सकते हो। अभी हमारा जो त्योहार आ रहा है उसमें हम कड़ी नीम का यूज करते हैं, तो कड़ी नींबू की लीव्स है वो भी आप अपने स्नान के पानी में आप रख सकते हो, जिससे कि या पारिजातक एक है उससे पत्तों का भी अगर आप स्नान करते समय यूज करते हो तो आपकी स्किन अच्छी रहती है। अभी एक और बात स्किन डिसीजेस से रिलेटेड रिसर्च हो रहा है कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो गई है जिससे हमारा जो सन है वो ज्यादा इंटेंस हो गया है, तो बाहर जाते समय हमारे त्वचा का रक्षण सनलाइट से करना चाहिए, नहीं तो स्किन डिसीजेस बढ़ते जाते हैं। क्योंकि ये जो सनलाइट हमारे त्वचा से डायरेक्टली संपर्क में आता है उससे पित्त बढ़ता है, उससे रक्त खराब होता है और आपको स्किन डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अभी एक बहुत सा इम्पोर्टेंट मैं टेक अवे आपको देना चाहती हूँ। हम बाहर से क्या क्या अंदर लेते हैं, हम खाते हैं तो आहार लेते हैं, हम पानी पीते हैं और हम बाहर से विचार भी लेते हैं। तो आप क्या पढ़ते हो, आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, ये आपके स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना या न्यूज लगाना, ये मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ गुड बिगिनिंग ऑफ द डे, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो सुबह कैसी होनी चाहिए, योग प्रैक्टिस या प्राणायाम या मेडिटेशन, इससे अगर आप दिन की शुरुआत करो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। फिर रात के समय भी अगर आपने मेडिटेशन किया तो इसका असर आपको अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद मतलब पित्त पे कंट्रोल, पित्त पे कंट्रोल मतलब अच्छी स्किन। तो आपको अगर अच्छी स्किन चाहिए तो सिर्फ आहार का ख्याल रख के, पानी का ख्याल रख के कुछ नहीं होगा। आपको आपके मन की शक्ति बढ़ाना है, आपके मन को बैलेंस रखना है। इसके लिए आप योग, मुद्रा, प्राणायाम, मेडिटेशन इसका जरूर उपयोग करें तो स्किन डिसीज अच्छे होने में मदद मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि आंवला पाउडर का यूज अगर आप करते हो तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप डेली स्किन को तेल लगाते हो उससे भी स्किन की क्वालिटी आपकी सुधर जाती है। अगर आप रेगुलरली नाक में मेडिकेटेड या सिंपल तिल का तेल डालते हो या घी डालते हो तो उसको बोलते हैं नस्य। नस्य माने कि क्या, कि नाक में हम कोई दवाई डाल रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि नोज इज द डोर ऑफ हेड, अगर इधर कोई करना है तो नाक से आप वो करो,
नाक से दी जाए वनस्पति या जो मेडिसिन होती है उसका डायरेक्टली असर हमारे सर पे होता है और हमें शांति मिलती है या पोषण भी होता है। तो इसी हिसाब के अगर आप रेगुलरली नस्य करते हो तो भी आपकी फेशियल स्किन बहुत ही अच्छी रहती है। जो झुर्रियां पड़ती है वो कम से कम पड़ती है और आप यंग दिखते हो। सात्विक अन्न आप अगर खाते हो, घर का बना हुआ ताजा, अगर एक्सट्रीम टेस्ट का नहीं, सिंपल फूड खाते हो, वो भी आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छे विचार। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। माने के सबका भला हो, ऐसे अगर विचार हम सब मन में रखें तो इसका असर हमारे स्किन पे होता है। हमें स्किन डिसीज होते नहीं, अगर होते हुए तो भी वो अच्छे से करेक्ट हो जाते हैं। मैम फर्स्ट क्वेश्चन है किरण जी का, उनका क्वेश्चन है कि सोराइसिस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है क्या? सोराइसिस के लिए बहुत ही डीप ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, पंचकर्म लेना पड़ता है, बहुत से पथ्य पालन करता है। और सोराइसिस के बारे में मैंने ज्यादा बोलना भी पसंद नहीं किया क्योंकि आपको एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। ये बहुत डीप सीटेड डिसीज है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कविता लालन जी का क्वेश्चन है ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो ये सेम है क्या? सेम है, सेम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना जी का, ड्राई स्किन के लिए और डल स्किन के लिए अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं। ड्राई और डल स्किन के लिए रेगुलर अभ्यंग और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के अगर आप तेल का अभ्यंग करते हो तो उसका फायदा होता है। किरण जी का क्वेश्चन है पिगमेंटेशन के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? पिगमेंटेशन के लिए कुमकुम आदि तेल का यूज कर सकते हैं। ओके। कविता लालन जी का क्वेश्चन है यू सेड फर्मेंटेड फूड इज नॉट गुड but it's a staple food of South Indians. Also, it's said that dahi and pickle are opposite food, but South Indians eat it. Yeah. Okay, I do agree. South Indian के लिए आप खा सकते हो, लेकिन अभी इडली सांभर तो हम महाराष्ट्रियन लोग भी ज्यादा खाने लगे हैं। तो जिस प्रांत में जो ट्रेडिशनल फूड है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप साउथ इंडियन है और आप साउथ में ही रहते हैं तो ये खा सकते हैं। अगर आप साउथ इंडियन है और बम्बई में रहते हैं तो ये ज्यादा सूट नहीं करता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। कविता लालन जी का क्वेश्चन है डाइट फॉर विटिलिगो प्लीज। डाइट विटिलिगो का बहुत इंपॉर्टेंट है। विरुद्धा ने जो बोला है वो नहीं खाना है तो विटिलिगो ठीक होने लगता है। मनाली जी का क्वेश्चन है प्लीज गाइड फॉर डैंड्रफ। डैंड्रफ के लिए मनाली जी रसशाला का व्रण शोधन करके एक तेल आता है। रसशाला का व्रण शोधन, ये जो तेल है वो प्रायर डे आप आपके हेयर रूट्स को लगा के सो जाइए ओवरनाइट और नेक्स्ट डे वॉश कीजिए। ऐसा 2-3 बार करने से आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। लता जी का क्वेश्चन है सजेशन फॉर हेयर वॉश। हेयर वॉश का सजेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंवला पाउडर से भी आप हेयर वॉश कर सकते हो, नहीं तो कोई बेबी शैम्पू भी आप यूज कर सकते हो। सपना जी का आयुर्वेदिक क्वेश्चन, शैम्पू नहीं बोला, आयुर्वेदिक शैम्पू ऐसा कोई रहता नहीं, केमिकल रहते हैं, तो बेबी शैम्पू माइल्ड रहता है, नहीं तो आंवला पाउडर से भी आप बाल धो सकते हो। सपना जी का क्वेश्चन है ऑल्सो प्लीज गाइड अस फॉर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प ऑल्सो फॉर फ्रीजी हेयर। तो मैंने डैंड्रफ का बोला है व्रणशोधक के तेल, और फ्रीजी हेयर के लिए अगर आप अच्छे से ऑयल करते हो बालों को और 1 घंटा ही रखते हो और वॉश करते हो तो फ्रीजी बाल मैनेज हो जाते हैं। ओवरनाइट नहीं रखना है। लता जी का क्वेश्चन है आंवला पाउडर कैसे यूज करना है। आंवला पाउडर की पेस्ट बनाई जाए और वो सब शरीर को मली जाए या अप्लाई की जाए और बाद में पानी से वो धोया जाए। कविता जी का क्वेश्चन है आई हैव रेड समवेयर दैट वन शुड नॉट कंज्यूम लेमन इफ यू हैव ल्यूकोडर्मा, इज इट ट्रू? किसी भी त्वचा रोग में ज्यादा सावर सॉल्टी फूड खाना नहीं चाहिए, तो इसी हिसाब से दिस इज राइट। ममता जी का क्वेश्चन है हार्मोनल एक्ने के लिए क्या करना चाहिए? कुमकुम आदि तेल। ओके। कुंतल जी का क्वेश्चन है हाउ टू ट्रीट एक्जिमा इन यंग किड्स। उनको एंटी हेलमिंथ या जंत की दवाई देनी पड़ती है एंड देन ट्रीट गो टू द डॉक्टर।
ओके, अगला क्वेश्चन है अर्टिकेरिया के लिए हरिद्र खंड क्या रेगुलर ले सकते हैं? वेरी गुड, Need to ask वेरी गुड person. रेमेडी, यस श्योर। मीना जी का क्वेश्चन है बनाना एंड हॉट मिल्क लेना इज गुड और नॉट इन बैड, मॉर्निंग? वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। स्वाति काकड़े का क्वेश्चन है सनबर्न के लिए क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए? आयुर्वेदिक मेडिसिन पूछ रही है। पहले तो ढकना चाहिए ठीक से, और ठंडा पानी 3-4 बार चेहरे पे लेना चाहिए, और रात को सोते समय एक शतधौत करके आता है उससे मसाज की जाए तो आपका स्किन अच्छा रहेगा। शतधौत घृत। कुंतल जी का क्वेश्चन है आंवला पाउडर मेड एट होम कैन बी गुड टू वॉश हेयर? एब्सोल्युटली यस। प्रीतम जी का क्वेश्चन है हाउ अबाउट पतंजलि शैम्पू फॉर हेयर? गुड। ओके, प्रीतम जी का ही क्वेश्चन है मैम आई एम इन यूएसए, सेल्फ पंचकर्म कर सकते हैं क्या? तो मैं अभी से बोल रही हूँ नहीं कर सकते। नो नो नो, स्ट्रिक्टली नो। पंचकर्मा is a lifeless surgery. You cannot do surgery of your own. Simple remedies you can do, not panchakarma. अनुपमा जी का क्वेश्चन है रेमेडी फॉर स्किन डार्कनिंग प्लीज? मैंने बोला है ना पहले ही, स्किन डार्कनिंग के लिए मैंने क्या क्या बोला है। कुमकुमादि तेल, कुमकुमादि तेल, कॉन्स्टिपेशन आप करेक्ट करो, आयरन सप्लीमेंट्स ले लो, स्ट्रेस कम करो, रेगुलर अभ्यंग करो। सपना जी का क्वेश्चन है आई पफिनेस एंड डार्क सर्कल्स के लिए प्लीज कुछ बताइए, मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन है क्या देखिए, आपका आयरन लेवल देखिए, आपका फेस का मसाज खुद कीजिए, इससे पफिनेस भी कम हो जाएगा। और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपका यूरिन का कोई तो प्रॉब्लम है, तो पेट में दवाई लेनी ही पड़ेगी जिससे आपका पफिनेस कम हो जाएगा। आरती जी का क्वेश्चन है यू सेड टू हैव मिल्क एंड सॉल्ट टुगेदर, डज दैट मीन वी शुड नॉट कंज्यूम कॉफी विद ब्रेकफास्ट? आइडियली नो, यस। जो लोग चाय और चपाती खाते हैं वो भी अच्छा नहीं है। पल्लवी जी का क्वेश्चन है हरिता की टेबलेट्स गुड फॉर हेल्थ? यस, वेरी 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 गुड। मनीषा जी का क्वेश्चन है कर्ड एंड फ्रूट इज इट विरोधी आहार? यस। पद्मा जी का क्वेश्चन है इज बनाना एंड दही गुड? नो। राकेश जी का क्वेश्चन है आपके गुरुजी कौन है मैम? किसके गुरु? मेरे विद्या के जो गुरु हैं उनका नाम है चंद्र कुमार देशमुख, दूसरे है सुमित काला और तीसरे है नीता काला। ये मेरे गुरु हैं। दादाजी का क्वेश्चन है इज मिल्क गुड फॉर स्किन? यस, काउज मिल्क, यस, लेकिन गरम किया हुआ, कच्चा नहीं, और उसमें अगर सूंठ और हल्दी डाल के लिया तो बहुत अच्छा है, और वो भी 1 कप यानी 150 ml, ज्यादा नहीं। अपूर्वा का क्वेश्चन है मैम दही पनीर बटर मिल्क के साथ सॉल्ट इज गुड और बैड? बटर मिल्क के साथ आप सॉल्ट ले सकते हो, दही के साथ भी आप ले सकते हो। तीसरा क्या पूछा? पनीर? नो, पनीर नहीं नहीं, से पनीर ये फटा हुआ होता है, उससे सॉल्ट के साथ वो स्किन को डैमेज करता है। ओके मैम, राकेश जी का एक क्वेश्चन भी है, सजेशन भी है और डिमांड भी है। मैम हैव यू रिटन एनी बुक ऑन दीज सब्जेक्ट्स? नो, नॉट येट, बट आई एम गोइंग टू राइट। थैंक यू मैम। बीना जी का क्वेश्चन है व्हाट वी शुड गिव चिल्ड्रन इन मॉर्निंग आवर बिफोर स्कूल? दूध आप दे सकते हो, लेकिन उसमें कॉम्प्लान बोर्नविटा मत डालना, सिर्फ हल्दी शुंठी ऐसा डालो, नहीं तो प्लेन मिल्क दे दो। अगर वो कॉम्प्लान बोर्नविटा हॉर्लिक्स डालते हो तो पेट में वर्म्स हो जाते हैं, तो दूध इज आइडियल इन द मॉर्निंग। मैम सपना जी दिल्ली में रहती हैं, तो वो आपसे डिमांड कर रही हैं अगर आप कोई डॉक्टर को जानते हैं आयुर्वेदिक जो दिल्ली में रहते हो तो प्लीज उनका नंबर शेयर करिएगा। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, आप जरूर संपर्क करें। ओके, जेन्युइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको मदद करेंगे। यस। किरण जी का क्वेश्चन है ईचिंग के लिए क्या कर सकते? तो शायद से ईचिंग का मैंने पहले ही काफी बार आंसर। ईचिंग के लिए ना हल्दी अगर आप लेते हो, कच्चा हल्दी दूध में से, तो ईचिंग कम हो जाता है, लेकिन ईचिंग किसके लिए है उसका रूट कॉज ढूंढना बहुत जरूरी होता है।
अल्पा जी का क्वेश्चन है, स्काल्प इज वेरी ऑयली एंड हैव डैंड्रफ प्रॉब्लम, हेवी हेयर फॉल एट द एज ऑफ 20। तो आपको व्रणशोधन तेल लगा के आपका डैंड्रफ कम करना चाहिए, और आपको हफ्ते में 3 बार विथ वाटर आपका हेयर वॉश करना है। हर टाइम शैम्पू मत यूज करना, आंवला पाउडर भी यूज कर सकते हो। तो फ्रिक्वेंटली अगर वॉश किया जाए तो ये ऑयलीनेस कम हो सकता है। प्रीतम जी का क्वेश्चन है, पंचामृत गुड फॉर स्किन? वेरी गुड फॉर स्किन प्रीतम जी, आई एम रियली ग्रेटफुल। मैंने ये बताना चाहिए था, पंचामृत लेते हो तो स्किन अच्छी होती है। जो जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसमें के एक है पंचामृत। लेकिन याद रखना है कि घी और हनी की मात्रा कम ज्यादा हो, इक्वल अमाउंट नहीं हो। बीना जी का क्वेश्चन है, इन नाइट बिफोर गोइंग टू बेड वी शुड टेक अ कप ऑफ हॉट मिल्क? नो, ओके, इट इज नॉट नेसेसरी। प्रीतम जी का एक कमेंट है आपके लिए, मैम, यू आर सो इंटेलिजेंट एंड देयर इज सो मच ट्रेजर ऑफ नॉलेज विथ यू, फीलिंग ब्लेस्ड टू अटेंड योर लेक्चर। Believe me, I am a very ordinary Vaidya, but Ayurveda is great. सपना जी ने भी आपको थैंक्स कहा है अभी। थैंक्स के बाद में मनीषा जी ने भी थैंक्स कहा है। रिया जी का क्वेश्चन है, इज नॉन वेज एंड मिल्क बैड कॉम्बिनेशन? वर्स्ट कॉम्बिनेशन। और विशाल जी का क्वेश्चन है, इज दही वड़ा विरुद्ध आहार? Well, it's not a viruddhahar, but it is a very heavy food, so try to consume it once in a while. मंजू जी, सिमी जी? हमारे यहाँ गुजराती में खिचड़ी कड़ी लेते हैं, तो कड़ी में दही में आटा लगा के कड़ी बनाते हैं। तो इज इट गुड टू हैव इट एट नाइट? Yes, that is your traditional food. That is good. ओके। जो मॉर्निंग के अंदर व्यायाम वगैरह प्राणायाम नहाने से पहले कर सकते हैं या नहाने के बाद ही करें? पहले व्यायाम, बाद में स्नान। थैंक यू। पूछना चाहेगा मैडम? केमिकल साबुन नहीं यूज करना चाहिए, तो कुछ इजी तरीका है क्या कि साबुन को रिप्लेस कर सके? क्योंकि जो आपने बताया वो अमेरिका में मुझे अवेलेबल नहीं है, जो पाउडर और ये उपटन का यूज इजी रहता है। आपका माइंडसेट अगर आपने बनाया तो उपटन या आंवला पाउडर आप इजीली यूज कर सकते हो। वैसे भी दिवाली में हम करते हैं ना। नहीं, तो यूएसए अमेरिका में मुझे इजीली अवेलेबल नहीं है उपटन, बाहर मार्केट में अवेलेबल हो तो आपको वो जो पिंक दाल होती है उसका पाउडर यूज करो ना, मसूर के दाल का, या आंवला पाउडर मंगा लो, मिलता है अमेज़न पे, अवेलेबल है। ओके मैम, वात पित्त और कफ बैलेंस रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छी दिनचर्या रखनी चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए, मुद्रा, योग और प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अच्छे विचार रखने चाहिए। दूसरों का भला हो ऐसे विचार रखने चाहिए। थैंक यू मैम। हाँ, मुझे एक बात पूछनी है कि पसीना ज्यादा हो तो स्किन अच्छी है क्या? नहीं, पसीना एडिक्वेट आना चाहिए। ज्यादा हो तो भी स्किन डिसीज होता है, कम हो तो होता ही है स्किन डिसीज। पसीना आपकी प्रकृति के हिसाब से एडिक्वेट होना चाहिए। सिर्फ पसीना बहुत ज्यादा आता है ये भी प्रॉब्लम है, और पसीना बिल्कुल नहीं आता ये भी प्रॉब्लम है। ओके। और वो कडुल नीम का चटनी खाया तो चलेगा ना? ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा ही खाना है, क्योंकि उससे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक आधा पान अगर आप हर रोज खा सकते हो तो खाओ, इससे ज्यादा नहीं। अनीशा जी ने पूछा है, इफ स्वेट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल देन इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स कि आपका खून और आपका पित्त अच्छा नहीं है, तो आपको ठंडे ट्रीटमेंट की जरूरत है। राकेश जी का क्वेश्चन है, पसीना ज्यादा आता है तब क्या करें? पसीना ज्यादा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। किस रीजन से ज्यादा पसीना आ रहा है आपको देखना पड़ेगा। आप पित्त प्रकृति है, या आपको ज्यादा समर है, या आपको गुस्सा आता है, या आप उष्णता के संपर्क में ज्यादा रहते हो, या आप बहुत क्या बोलते हैं चटपटा खाते हो। बहुत से रीजंस होते हैं पसीना ज्यादा आने के, तो वो आपको रूल आउट करने पड़ेंगे। ओके, सॉरी मैम। यस पद्मा जी। माउथ स्मेल होता है तो उसके लिए क्या? इंडाइजेशन है। आप अदरक भोजन से पहले खाओ,
और भोजन होने के बाद में अजवाइन खाओ तो डाइजेशन इंप्रूव होगा, स्मेल कम होगा, और ज्यादा तीखा नहीं खाना है और अर्ली डिनर करना है। ओके, थैंक यू। और मैम के बारे में, मैम को अगर मैं थैंक यू बोलना चाहूँ तो बहुत मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन वर्ड लेना है, है। तरफ से आपको निशा जी, ढेर सारा प्यार और थैंक यू और रेस्पेक्ट। मेरा एक प्रश्न मैम ले लेना। और बाकी जितने भी ऑडियंस हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैम हमें हर बार बताते हैं, एक टीचर जब बताता है तो उसका सही रेस्पेक्ट तब होता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ पे और उसके पूरे फायदे उठाते हैं। तो मैम ने इतना समय निकालकर अपने नॉलेज में से इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग को बताई हैं कि जो फॉलो करने के लिए बहुत इजी हैं। तो अगर वाकई में हम कुछ मैम को रीपे करना चाहते हैं तो मैम ने जो बताया है उसको फॉलो करिए, जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो शायद से राइट कंट्रीब्यूशन होगा मैडम के एफर्ट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you everyone for patient listening or giving me a chance to have a dialogue with you. Thank you so much. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank